कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। और इस लक्ष्य को साधने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतरने वाले हैं। ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। बीजेपी के प्रचार को थार, एनडीए 400 पार। मोदी का प्रण, योगी संभालेंगे रण। होली भले खत्म हो गई, लेकिन अब पूरे देश में चुनावी रंग चढ़ गया है। सभी सियासी दल जीत के लिए प्रचार अभियान को रफ्तार देने में जुट गए हैं। बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां उसे 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी हमेशा से ही चुनौती पेश करता रहा है, लेकिन इस बार क्लीन स्वीप की मंशा के लिए बीजेपी सभी सियासी संगठनों को साध रही है। बीजेपी ने जहां पश्चिम के लिए आरएलडी से गठबंधन किया, वहीं सीएम योगी चुनावी रैलियों की शुरुआत पश्चिमी यूपी से ही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले 5 दिनों में 15 रैलियां करेंगे। वेस्ट यूपी के जरिए बेस्ट यूपी बनाने का टारगेट लिए सीएम योगी आज से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। सीएम योगी 27 मार्च से 31 मार्च तक कुल 5 दिनों में 15 रैलियां करेंगे। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ सीएम योगी ब्रज क्षेत्र में भी बीजेपी को सियासी धार देंगे। सीएम योगी आज मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में रैली करेंगे। इसके बाद 28 मार्च को सीएम मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 29 मार्च को सीएम योगी शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में रैली को संबोधित करेंगे। 30 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बागपत, बुलंदशहर और नोएडा में रैली होगी। वहीं 31 मार्च को बरेली, रामपुर और पीलीभीत में सीएम की चुनावी सभाएं रखी गई हैं। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के कई दिग्गज आज अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। दिग्गज प्रत्याशियों की बात करें तो पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से जितिन प्रसाद नॉमिनेशन फाइल करेंगे। बिजनौर से आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहान नामांकन भरेंगे। नगीना लोकसभा सीट पर बीजेपी के ओम कुमार, सहारनपुर सीट से बीजेपी के राघव लखनपाल, कैराना से बीजेपी के प्रदीप चौधरी, रामपुर से घनश्याम लोधी नामांकन दाखिल करेंगे। यूपी के पहले चरण में जिन 8 सीटों पर चुनाव है, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन सभी सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि 2019 के चुनाव में उसे 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार बीजेपी को आरएलडी का साथ मिला है। ऐसे में बीजेपी 2014 वाली जीत को दोहराने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं बिखरे हुए विपक्ष बीजेपी को कोई मौका नहीं देना चाहती है। यही वजह है कि सीएम योगी 5 दिन में तूफानी रैलियों के जरिए अपने प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब तो राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। एक तरफ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ चुनाव प्रचार की तैयारियां भी तेज है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली मेरठ में होगी। पीएम मोदी मेरठ में 30 मार्च को बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए प्रचार करेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मंच साझा करेंगे। एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक चुनावी बिसात बिछ चुकी है। हर सीट पर जातीय सामाजिक समीकरण सेट हो चुका है और उस अभियान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे लाभार्थी वर्ग को साधा जा सके, गरीब, किसान, नौजवान को जोड़ा जा सके। अब इन सब के बीच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हैं। एक तरफ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रचार की तैयारियां तेज है। और इसकी शुरुआत होगी 30 मार्च को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में एक बड़ी रैली करेंगे। इस दौरान जयंत चौधरी भी उनके साथ मौजूद होंगे। बीजेपी ने मेरठ लोकसभा सीट से अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया है।
लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पीएम मोदी पश्चिमी यूपी के क्रांति धरा से चुनाव अभियान का शंखनाद करेंगे। वहीं बीजेपी के नेता पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। पीएम मोदी अपनी रैली से पश्चिमी यूपी में सियासी तापमान बढ़ाएंगे। चुनाव की घोषणा के बाद पीएम मोदी का पहला दौरा मेरठ में होगा। पीएम मोदी 30 मार्च को मेरठ पहुंचेंगे, जहां वो बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस दौरान पीएम मोदी के साथ मंच साझा करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी नजर आएंगे। अब इस प्रचार प्रसार से बीजेपी को कितना फायदा होगा, वो देखने वाली बात होगी। पीएम मोदी के साथ चौधरी जयंत पहली बार मंच पर नजर आएंगे। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में आरएलडी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इस गठबंधन में आरएलडी के हिस्से 2 लोकसभा सीटें बिजनौर और बागपत आई हैं। इसके अलावा आरएलडी को एक विधान परिषद सीट भी बीजेपी ने दी है। गठबंधन के बाद अब आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जहां बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते नजर आएंगे, तो वहीं बीजेपी के बड़े नेता आरएलडी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। बता दें कि देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। मेरठ में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। मेरठ लोकसभा के साथ हापुड़ का कुछ क्षेत्र भी जुड़ता है। कुल मिलाकर यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण और हापुड़ की सीट है। मेरठ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। मेरठ का सराफा एशिया का नंबर 1 का व्यवसाय बाजार है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार मेरठ की आबादी करीब 35 लाख है। इनमें 65% हिंदू, 36% मुस्लिम आबादी है। मेरठ में कुल वोटरों की संख्या 19,64,388। इसमें 55.09% पुरुष और 44.91% महिला वोटर हैं। 2014 में यहाँ मतदान का प्रतिशत 63.12% रहा। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने जीत हासिल की। उन्हें 5,86,184 वोट मिले थे, जबकि बसपा के हाजी याकूब कुरैशी 5,81,455 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चली थी। इसकी शुरुआत मेरठ से ही हुई थी। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी को करीब 48% वोट मिले थे। मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल ने स्थानीय नेता मोहम्मद शाहिद अखलाक को 2 लाख से अधिक वोटों से मात दी थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल को हटाकर अरुण गोविल पर भरोसा जताना बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित यौन शोषण मामले में आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। क्या है पूरा मामला, 1 मिनट की रिपोर्ट में पूरी खबर आपको बताते हैं। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की मुसीबत अब बढ़ सकती है। कथित यौन शोषण मामले में आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण मामले में आज कोर्ट में आरोप तय किए जाने पर सुनवाई होनी है। मामले में ब्रजभूषण पर आरोप तय करने को लेकर सभी पक्षों की दलीलें भी पूरी हो चुकी हैं। दरअसल ब्रजभूषण के खिलाफ बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत कई पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। ब्रजभूषण के खिलाफ 7 पहलवानों ने यौन शोषण के 2 मुकदमे दर्ज कराए थे। तब से ब्रजभूषण सुर्खियों में है। अब देखना होगा कि आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में होने वाली सुनवाई में क्या होता है। अगर मामले में ब्रजभूषण के खिलाफ कोई आरोप तय हो जाते हैं तो ब्रजभूषण के लिए खतरे की घंटी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रामकृष्ण मठ के स्वामी स्वर्णानंद महाराज जी का निधन हो गया। 95 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। रामकृष्ण मठ के संत और रामकृष्ण मिशन अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद महाराज जी का मंगलवार को निधन हो गया। 95 साल की उम्र में स्वामी स्मरणानंद महाराज जी ने अंतिम सांस ली। महाराज जी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 3 मार्च के बाद लगातार उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने
स्वामी स्मरानंद महाराज जी के निधन पर दुख जताया। पीएम ने दुख जताते हुए कहा कि स्वामी स्मरानंद महाराज जी ने अपना पूरा जीवन अध्यात्म और मानवता की सेवा में समर्पित किया। स्वामी जी का जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। बेलूर मठ में आज सुबह 9 बजे स्वामी स्मरानंद महाराज जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि स्वामी स्मरानंद महाराज 2017 में 16वें अध्यक्ष बने थे। उन्होंने स्वामी आत्मनिष्ठानंद की मृत्यु के बाद 17 जुलाई 2017 को अध्यक्ष का पद संभाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर संदेश खाली मामले को लेकर बीजेपी लगातार बंगाल सरकार को घेरने में लगी है और इस बीच संदेश खाली से सीमा पात्रा को टिकट देकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है और सीमा पात्रा ने साफ कर दिया है कि वो जीतेंगे और संदेश खाली का मुद्दा आगे भी उठाती रहेंगी। इधर सीमा पात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत भी की है। क्या बातचीत हुई इस रिपोर्ट में आपको बताता हूं। एक टिकट देके तो हमें जमींदारी पूरे तरफ से निभाएंगे। संदेश खाली में जिस तरह से महिलाओं के साथ शोषण किया गया और उसके बाद जैसे ही पूरा मामला सामने आया, हर कोई अचंभित हो गया कि कैसे टीएमसी का एक नेता महिलाओं को अपने भोग विलास की वस्तु के रूप में इस्तेमाल करता रहा और सरकार आंख मूंद कर सारा तमाशा देखती रही। सच सामने आया तो बवाल मच गया। महिलाएं चीख चीख कर कहती रही कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन फिर भी ममता सरकार ने आंख कान सब बंद कर रखे थे। जो महिलाएं शिकायत करने जाती थी उनसे कहा जाता था कि जाकर आरोपी शाहजाद शेख से लिखित में लाओ कि शिकायत लिखी जाए। टीएमसी सरकार ने महिलाओं की बस आवाज दबाई। संदेश खाली में जो अत्याचार हो रहा है माँ बहन के साथ, सब माँ बहन के साथ हम लड़ेंगे और माँ बहन अपने अपने के लिए लड़ रही है और उनका लड़ाई आगे जाए ये कोशिश मैं करूंगी। लेकिन बीजेपी ने न केवल इन महिलाओं की आवाज सुनी बल्कि इन्हें आवाज भी दी कि मुखरता से अपनी बात समाज ही नहीं देश के सामने रख सके। बीजेपी की 5वीं लिस्ट रविवार रात सामने आई तो सबकी नजर थी संदेश खाली की बशीरहाट सीट पर कि किसे मौका मिलेगा और इस सीट पर बीजेपी ने मौका दिया संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा को। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है, मेरा संदेश खाली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था, मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का, आपको क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा, क्या हो रहा है? मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली, हम संदेश खाली का माँ बहन नहीं है, पूरा बसीराट लोकसभा का जो माँ बहन है सब एक समान अत्याचारित हुई है और हमारी साथ जो हुई उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया और हम चाहती है उनकी सजा मिले। और हाँ, हमारा इधर जो 2011 साल से वोट हम इलेक्शन नहीं दे पाई, हम चाहती है पूरा सुरक्षा के साथ वोट दे पाए। हम वोट दे पाएंगे, संदेश खाली की माँ बहन और भी खुश होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप हमारे साथ आई। बीजेपी ने इसी के साथ हर राजनीतिक पार्टी को साफ संदेश दे दिया कि नारी वंदन सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया वो बड़ा कदम है जिसके बारे में हर पार्टी ने बस बात की, लेकिन बीजेपी ने उसे सच किया। रेखा पात्रा को बड़ा मौका मिला